हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत व्याकरण का पाठ एक भाषा वर्ण और उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है भाषा। तो भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बनी है। किससे? भाष धातु से। इसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना, और धातु का अर्थ होता है, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसको हम धातु कहते हैं संस्कृत में। तो भाषा की परिभाषा हमें पहले लिखनी है कि भाषा शब्द, भाषा कहते किसे हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। उस साधन को हम भाषा कहते हैं। या हम ये लिख सकते हैं, हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते वह भाषा कहलाती है। तो ये है हमारी भाषा की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा भाषा के भेद। तो भाषा के दो भेद हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा को हम कथित भाषा भी कहते हैं, ठीक है। और लिखित, देखिए कथित भाषा या मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोल के प्रकट अपने भावों को या विचारों को प्रकट कर रहे हैं वो होती है मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को, तो वो होती है लिखित भाषा। जैसे अभी बुक में लिखा हुआ आप पढ़ रहे हो तो ये हमारी लिखित भाषा ये। और जो मैं बोल कर आपको समझा रही हूँ ये मेरी हमारी मौखिक भाषा है। जैसे आप भाषण दे रहे हो, मौखिक भाषा। लेकिन आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, ये हमारी लिखित भाषा। आप टीवी देख रहे हो तो उसमें से आवाज़ आ रही है, टीवी को पढ़ तो नहीं रहे, रेडियो को सुन रहे हो आप, है ना। तो ये हमारी मौखिक भाषा में आएगा। लेकिन कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, लेटर पढ़ रहे हो, ये हमारी लिखित भाषा में आएगा। तो लिखित और मौखिक भाषा समझ आ गई। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट। कैसे करना है इसको देखिए। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो होमवर्क करने के लिए। इसके बाद भाषा के भेद, मैंने इसी में ये कर दिया है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, ये भी इसी में लिख दिया। भाषा का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। और भाषा के दो भेद है, मौखिक और लिखित। तो भाषा का टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? आपने हिंदी में भी पढ़ते आए हो सेकंड क्लास से ही कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत में आप सिक्स्थ से पढ़ रहे हो कि संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो लिपि कहते किसे हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा नाम बबीता है, मान लो आपने लिखा मेरा नाम बबीता है। सॉरी। इसमें संस्कृत में इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे सॉरी प्लीज, मम नाम है बबीता अस्ति। लिख भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। इसके बाद इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो लिखोगे माई नेम इज
बबीता। ओके। तो इन विचारों को, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को, जो हम बोल रहे हैं ये ध्वनि कहलाएगी। जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं बोलने के लिए, मेरा, अब मेरा को इंग्लिश में माई, तो इनके जो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं वो लिपि है। तो हिंदी और संस्कृत के सेम सेम अक्षर दिख रहे हैं आपको लगभग, क्योंकि दोनों की लिपि सेम है। क्या है? देवनागरी। लेकिन जो अंग्रेजी की लिपि है वो है रोमन, तो इसलिए इसके अक्षर अलग हैं। ऐसे ही उर्दू की लिपि या फारसी की जो लिपि है वो अलग है। ठीक है। पंजाबी और सिंधी की अलग है, सबकी लिपि अलग अलग होती है, सभी भाषाओं की। आगे देखिए, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की और सिंधी भाषा की गुरुमुखी है। तो ये लिपि हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्याकरण, कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, या किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक सेंटेंस ले लो आप, राम और मोहन खेल रहे हैं। अब आप ये तो नहीं लिख सकते खेल रहा है, ये शुद्ध है वाक्य, खेल रहा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो जने हैं तो बहुवचन हो गया। राम और मोहन खेल रहा है, नहीं, खेल रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है। तो रहे हैं ऐसे आएगा। ऐसे ही इसको संस्कृत में करोगे तो अब ये लिखोगे रामे मोहने च। अब इसमें एक जना नहीं खेल रहा है कि क्रीडति लिखोगे, दो जने, तो द्विवचन का रूप आएगा क्रीडते। अब हमें ये कैसे पता लगा इसमें क्रीडते आएगा, क्रीडति नहीं आएगा? व्याकरण के अकॉर्डिंग, क्योंकि द्विवचन के साथ द्विवचन की ही क्रिया शब्द आएगा, धातु रूप। या इंग्लिश में इसको बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? राम एंड मोहन आर प्लेइंग। राम और मोहन खेल रहे हैं। ओके। इसमें ये तो नहीं लिखोगे राम एंड मोहन इज प्लेइंग या वाज प्लेइंग, नहीं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि आपको पता होनी चाहिए किस भाषा की कौन सी लिपि है। फिर व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपका व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण 3 टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्ण विचार, क्योंकि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो सबसे पहला हमारा आता है वर्ण विचार। तो हमें वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। जैसे मैं, अब इसके टुकड़े होंगे? नहीं। क, आ, नहीं होते इनके टुकड़े। ठीक है, तो ये वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। अब वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, देखिए संस्कृत में, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। नंबर 1 आता है स्वर, फिर आता है व्यंजन और फिर आता है अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं?
स्वर वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं, सॉरी स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी में आपने स्वर पढ़े थे 11, जबकि संस्कृत में आपके स्वर हैं 11। हिंदी में आपने स्वर के 2 भेद पढ़े थे, ह्रस्व और दीर्घ, जबकि संस्कृत में हमारे हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो देखिए 13 स्वर कौन कौन से वो हो गए एक्स्ट्रा। एक तो ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ, एक होता है प्लुत। मैं आपको इनकी डेफिनेशन लिखाऊंगी नहीं, लेकिन आपको समझा देती हूँ कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में बहुत ही कम समय लगे, इसमें यानी कि छोटे जो स्वर होते हैं, ह्रस्व यानी होता है छोटा, लघु, दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में आएगा हमारा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ठीक है, दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आती है हमारी बड़ी री। ठीक है, फिर आता है एक हमारा री। ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, संस्कृत में आते हैं, हिंदी में नहीं आते। ए एडी, आई ऐनक, ओ ओखली और औ औरत, ये हमारे संस्कृत में ह्रस्व स्वर या सॉरी दीर्घ स्वर है। एक आता है हमारा प्लुत। प्लुत स्वर क्या होता है, ये जो हम जैसे ओम में यूज करते हैं ना, ये वाला ऐसे लिख के ओम, तो ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे दुगना समय लगता है, प्लुत स्वर में दुगने से भी अधिक स्वर समय लगता है। जब ओम की हम ध्वनि का बोलते हो, आप बोल के देखना, उसको उच्चारण करके देखना, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम है ना, एक आम, आम, एक अमर अ, देखो इनमें डिफरेंस है ना बोलने में। एक तो आ बोलो आप, एक आ, एक तुम बोलो ओम, तो ज़्यादा समय लगा। तो ह्रस्व स्वर को क्या होता है जिनमें बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे 2 गुना लगता है, और प्लुत में 2 गुने से भी ज़्यादा समय। तो ये हमारे 3 प्रकार के स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, फिर वर्ण के 3 भेद थे, स्वर व्यंजन आयोग हुआ। अब स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और कौन कौन से वो सब मैंने आपको बता दिया। तो स्वर हमारे कितने 13, जबकि हिंदी में कितने थे 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको आप इस तरह करोगे, पहले वर्ण की डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, उसमें ये वर्ण की डेफिनेशन लिखने के बाद आप जैसे भी लिखोगे, यहाँ पर जैसे में कोई भी वर्ण लिख दो, क, ल, ई, ओ, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, उसके बाद वर्ण के भेद, संस्कृत में ये जरूर लिखना, संस्कृत में वर्ण के 3 भेद हैं, हिंदी में नहीं है। हिंदी में अयोगवा को लिया नहीं गया है, उसमें भी, लेकिन लिया नहीं जाता, उसमें संयुक्त व्यंजन भी नहीं लिया जाता, जबकि होता है। इसके बाद स्वर के भेद है हमारे 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन। ये मैंने आपको समझा दिया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत कौन कौन से, ये आप बुक रीड कर लेना, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना आप मुझसे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्यंजन, कि जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं।
क्योंकि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जैसे पै पूरा नहीं है, ये आधा है, इसके साथ जब ए जुड़ता है तब ये पै बनता है। और अगर इसी के साथ हम ई जोड़ देते तो हमारा क्या बन जाएगा, छोटी पी। अगर री जोड़ दोगे इसके साथ तो री। ठीक है, तो कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, इसको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजन कितने हैं, 33 हैं संस्कृत में। ठीक है, कौन कौन से व्यंजन के भी 3 भेद है इसमें, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। एक हमारा आता है संयुक्त व्यंजन, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है आपका संयुक्त व्यंजन, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन में हमारे आते हैं 6 क्षत्रिज्ञ, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय। ठीक है, ये हमारे इस हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है इसमें। तो 6 क्षत्रिज्ञ क्यों कहते हैं इसको संयुक्त, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बनता, क श, फिर ये त और र, ये हमारा बनता है ग और य, या फिर इसको ये भी मिल सकता है आपको ण और ये वाला। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और श्रेय बनता है हमारा श और र से। ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देख लो, इसको लिखते के एस एच, श्रेय को लिखते एस एच आर, त्रय को टी आर और इसको जी वाई क्या, तो ऐसे भी याद हो जाता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है जो कि संस्कृत में नहीं होते। संस्कृत में व्यंजन के 3 भेद है, स्व, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। जो स्पर्श व्यंजन है हमारे वो होते हैं 25, जो कि हिंदी में भी थे। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म भी 4 है। कौन कौन से, अंतस्थ में ये रह आता है और ऊष्म में श है, और इसमें कै वर्ग, जय वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ भ भ म, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन उच्चारण के समय उच्चारण स्थान और विशेष को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे हम जब बोलते हैं इनके उच्चारण स्थान भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, ओष्ठ, ये सब, कि जब हम बोलते तो हमारी जीभ जो वर्ण हम बोल रहे हैं कहाँ स्पर्श कर रही है, होठ को स्पर्श हो रहे, होठ हमारे स्पर्श हो रहे हैं, दांत हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो उसी उच्चारण स्थान में आ जाएंगे। तो देखिए ये कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, ये हमारे आगे स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ में ये रह आ गया और उसमें श और है आ गया। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं, जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते उन्हें अयोगवा कहते हैं। यानी इन ध्वनि का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है हमेशा। ये 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अनुस्वार, एक विसर्ग और एक अनुनासिक। अनुस्वार का ये आता है चिन्ह, विसर्ग का ये चिन्ह आता है और अनुनासिक का चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, जैसे हम लिखते चांद, आ के बाद इसकी यूज हो रहा है विसर्ग, ये चंद्र बिंदु, आ के बाद हो रहा है चांद, आँख, दांत, है ना, या ऊंट, मुंह। ऐसे ही विसर्ग कहाँ यूज हो जाता है, इसमें है की ध्वनि आती है, प्रातः, छ। अनुस्वार अंग की बिंदी होती है, जैसे रंग, दंग, मतंग, ऐसे। तो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ जाए कि अनुस्वार से युक्त कोई दो शब्द, अनुनासिक शब्द लिखो या विसर्ग, तो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है संस्कृत वर्णमाला। ये सारी वर्णमाला दे रखी है। संस्कृत वर्णमाला, वर्णमाला कहते किसे, कोई बताएगा मुझे? वर्णमाला वर्णों के क्रमवार समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमवार यानी क्रम से, व्यवस्थित रूप से जो लिखा हो, सीक्वेंस से, उसे एक वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कै की लाइन के बाद पै की लाइन लिख दो, या कै के बाद मैं लिख दो फिर लै लिखो, नहीं, क्रमवार यानी कि सीक्वेंस से जो आता है वो। और संस्कृत वर्णमाला में हमारे 48 वर्ण होते हैं, यानी 48। देखिए 13 हमारे स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, और इसमें 2 अयोगवा दिया गया है, क्योंकि अनुनासिक को इसमें नहीं दिखाया जाता कभी भी वर्णमाला में। ठीक है, ये हमारा हो गया स्वर, व्यंजन और अयोगवा शब्द। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं? 9 है ये संख्या में। कौन कौन से हैं देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कष्टोष्ठ और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ होते हैं दांत और होठ, जिसमें दोनों का यूज होता है, दांत से भी, दांत भी टच हो रहे हैं और होठ भी हो रहे हैं, तो वो दंतोष्ठ। और कंठोष्ठ जहाँ कंठ, गला जो हमारा कंठ है, थ्रोट, और होठ दोनों चीज़ों। और कंठ तालु, तालु होती है जैसे थोड़ा सा जीभ के इधर का निशान। अब जब ऑनलाइन क्लास होगी, जब आप लाइव देखना कहाँ तालु है हमारा, ठीक है, तब बताती हूँ मैं। तो आप जब ये उच्चारण स्थान पता है कब समझ आएंगे, जब आप इन वर्णों को बोल कर देखोगे। जैसे आ, अब ई बोल रहे हैं तो वो ध्वनि साउंड जब निकाल रहे हैं, तो जहाँ हमारा आ निकल रहा है गले से, है ना, कंठ से, वो हमारा ई और ई नहीं निकल रहा, वो तालु में जाके जीभ लग रही है ऊपर, ऊपर की साइड, ई है ना, ऊ, अब वो तालु में नहीं लग रही है ना। तो ये है उच्चारण स्थान। तो इनको जितना हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ये समझ आएगा। ठीक है, तो ये आपको रटने नहीं है, बोलकर प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, इसमें देखो लिखा है इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है। जिह्वा होती है जीभ, और तालु यानी कि जीभ मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु को स्पर्श करती है। इसको तालव्य भी कहा जाता है। अब समझ आ गया तालु किसे कहते हैं, जीभ का ऊपरी हिस्सा। फिर मूर्धा, मूर्धा क्या होती है, जीभ ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग को मूर्धा। जैसे शय, एक तो ऊपर चिकना, आप जब बोलोगे तब पता लगेगा। दंत यानी दांत, जैसे तै, थ, द, ध, न, ये दांतों को स्पर्श कर रही है ना जीभ। ओष्ठ यानी होठ, जब दोनों होठ आपस में मिलते हैं, जैसे ऊ, पै, फै, बै, ये। इसके बाद नासिका यानी नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे न, मैं, का तो नहीं आ रहा है इसमें, है ना, क्या तो तालु से आ रहा है, ये आता है नासिका में। नासिका यानी नाक से उत्पन्न ध्वनि। और कंठ तालु जो गले से भी निकले और तालु से भी, ए, आई। तो देखो कंठोष्ठ यानी कंठ से और होठ से दोनों से, ओ, गले से भी आवाज़ निकल रही है, होठ भी, औ। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ दांत और होठ यानी वह जब बोल रहे हो तो दोनों दांत भी और होठ दोनों का यूज हो रहा है, जीभ दांतों को भी छू रही है ना, तो ये आता है दंतोष्ठ में। तो ये हमारा उच्चारण स्थान था। ठीक है, इसमें देखिए आपने ये व्यंजन के भेद लिख लिए,
कि व्यंजन के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये लिख लेना। फिर स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कौन कौन से, ये आप नोट करोगे। हलंत सभी व्यंजन में लगता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, सबको स्वर की आवश्यकता होती है। फिर अंतस्थ 4 है, फिर ऊष्म भी 4 है, ठीक है। इसके बाद अयोगवा के भेद है, अयोगवा के 3 भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ये मैंने आपको बता दिया, इनके चिन्ह आप याद रखना। ये हमारा होमवर्क, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। भाषा की डेफिनेशन लिखवा दी इसमें, लिपि की लिखवा दी, व्याकरण, व्याकरण के अंग, वर्ण के कितने भेद है नाम, व्यंजन के भेद, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 48 बताएं अभी, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं, 9 है। नाम अभी बताया आपको, तालु, मूर्धा, ये नासिका, दंतोष्ठ, और ठीक है सारे। फिर वर्णों के उच्चारण स्थान बताने हैं। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो काम मैंने ये नोटबुक में कराया वो ही आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है। बाकी इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और कुछ अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। आई होप you understand.